दोस्तों, केरल की रहने वाली एक लड़की अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद अपने और अपने परिवार के सपनों को पूरा करने के लिए भारत से लगभग 3,500 किलोमीटर दूर एक अरब कंट्री यमन पहुंच जाती है। लेकिन वहां रहते हुए उससे एक बहुत बड़ी गलती हो जाती है, और गलती भी ऐसी कि वहां की अदालत उस लड़की को फांसी की सजा सुना देती है। यह खबर केरल में रह रहे टॉमी थॉमस ने जब सुनी तो उसके पैरों के नीचे की जमीन खिसक गई, क्योंकि न्यूज में जिस लड़की की बात हो रही थी वह कोई और नहीं बल्कि उसकी वाइफ निमिषा प्रिया थी, जो कि कई सालों से यमन में नौकरी कर रही थी। थॉमस को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अचानक से उसकी वाइफ को क्यों और कैसे यमन की अदालत फांसी की सजा सुना देती है। काफी कोशिशों के बाद यमन की जेल में बंद निमिषा वहां के राष्ट्रपति के पास अपनी मौत की सजा माफ करने की दया याचिका लगाती है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली 30 दिसंबर 2024 को यमन के राष्ट्रपति रशद अल अलीमी निमिषा की दया याचिका को रिजेक्ट कर देते हैं और 1 महीने के भीतर ही निमिषा को सजाए मौत देने का फैसला सुना देते हैं। निमिषा के पास अब बहुत कम समय बचा है। अब उसके पास फांसी से बचने के लिए सिर्फ एक ही उम्मीद बची है, और वो है ब्लड मनी। दोस्तों, निमिषा अपने सपनों को पूरा करने के लिए यमन गई थी, लेकिन वहां उसके साथ आखिर ऐसा क्या हुआ जो वहां की अदालत उसे फांसी की सजा सुना देती है, और क्या होती है ये ब्लड मनी जिससे निमिषा की मौत की सजा रुक सकती है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मोहित और आप देख रहे हैं क्राइम टेल्स। दोस्तों, कहानी में आगे बढ़ने से पहले प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए आज की इस कहानी को शुरू करते हैं। दरअसल केरल के पलक्कड़ जिले के कोलेंगोड की रहने वाली निमिषा प्रिया एक गरीब परिवार से ताल्लुक रखती है। उसके माता पिता दिहाड़ी मजदूरी का काम करते हैं। परिवार की फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं थी, तो वहां की लोकल चर्च ने ही निमिषा की स्कूल की पढ़ाई और नर्सिंग डिप्लोमा कोर्स के लिए फाइनेंशियल हेल्प की थी। साल 2011 में निमिषा की शादी टॉमी थॉमस नाम के एक लड़के से हो जाती है। टॉमी थॉमस जो कि केरल का ही रहने वाला था और खुद का एक ऑटो रिक्शा चलाता था। अब निमिषा की नर्सिंग की पढ़ाई भी पूरी हो चुकी थी, तो शादी के बाद अपने सपनों और बेहतर जिंदगी की तलाश में साल 2012 की शुरुआत में ही वह अपने पति थॉमस के साथ केरल से लगभग 3,500 किलोमीटर दूर एक अरब कंट्री यमन चली जाती है। वहां निमिषा एक प्राइवेट हॉस्पिटल में नर्स की नौकरी शुरू कर देती है, जबकि थॉमस एक इलेक्ट्रीशियन असिस्टेंट के तौर पर काम करने लगता है। दिसंबर 2012 में निमिषा एक बेटी को जन्म देती है। बेटी के आने से दोनों पति पत्नी काफी खुश थे, लेकिन अब बेटी को संभालने के लिए दोनों में से किसी एक को नौकरी छोड़नी थी। लिहाजा थॉमस अपनी नौकरी छोड़कर घर और बेटी दोनों की जिम्मेदारी संभाल लेता है और निमिषा नर्स की नौकरी करने लगती है। हालांकि परिवार बढ़ने के साथ उनके खर्चे भी बढ़ गए थे। अकेले निमिषा की नौकरी से परिवार का गुजारा करना मुश्किल हो रहा था। धीरे धीरे उनकी फाइनेंशियल कंडीशन भी खराब होने लगती है। अब एक दिन थॉमस निमिषा से कहता है कि अगर तुम कहो तो मैं बेटी को लेकर वापस इंडिया चला जाता हूं, क्योंकि वहां पर बेटी की देखभाल माता पिता कर लेंगे और मैं कोई ना कोई काम कर लूंगा। निमिषा थॉमस की इस बात से सहमत हो जाती है और अंततः अप्रैल 2014 में थॉमस अपनी 2.5 साल की बेटी के साथ केरल वापस आ जाता है। वहीं दूसरी ओर निमिषा यमन में काम करती रही, लेकिन वह अपनी नौकरी से खुश नहीं थी, क्योंकि उसको जो सैलरी मिलती थी उससे वह केवल अपना खर्चा ही निकाल पा रही थी। उसे लग रहा था कि इस नौकरी में वह अपने परिवार और अपनी बेटी को एक बेहतर भविष्य नहीं दे पाएगी। इसलिए निमिषा अब यमन में ही अपना खुद का क्लिनिक खोलने का विचार करती है। निमिषा को अपनी काबिलियत पर पूरा भरोसा था।
उसे यकीन था कि अगर वह यमन में अपना खुद का क्लिनिक खोल लेगी तो वह अपने परिवार और बेटी को एक अच्छा भविष्य दे सकेगी। उसे यकीन था कि अगर वह यमन में अपना खुद का क्लिनिक खोल ले तो वह अपने परिवार और बेटी को बेहतर जिंदगी दे सकेगी। इस बारे में वह केरल में रह रहे अपने पति थॉमस से बात करती है। थॉमस भी उसकी इस बात से सहमत था, लेकिन यमन के कानून के अनुसार दूसरे देश का कोई भी व्यक्ति वहां अपना खुद का बिजनेस नहीं कर सकता था। उसके लिए वहां के किसी स्थानीय नागरिक का बिजनेस पार्टनर होना जरूरी होता है। अब निमिषा इस काम के लिए तलाल मेहंदी नाम के एक शख्स से बात करती है। उसने सोचा कि तलाल की हेल्प से क्लिनिक का लाइसेंस लेना आसान हो जाएगा। दरअसल तलाल मेहंदी यमन का ही रहने वाला था और जिस हॉस्पिटल में निमिषा नौकरी करती थी उसी के पास में ही कपड़ों की एक दुकान चलाता था, जिस वजह से निमिषा और तलाल की अच्छी जान पहचान हो गई थी। फाइनली निमिषा का यह सपना पूरा हो जाता है और साल 2014 में वह तलाल मेहंदी के साथ मिलकर एक क्लिनिक खोल लेती है, जिसका नाम उन्होंने अल अमन मेडिकल क्लिनिक रखा था। क्लिनिक काफी अच्छा चलने लगा था, जिससे काफी अच्छी इनकम भी होने लगी थी। सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन इसी बीच यमन में सिविल वॉर शुरू हो गया था। हालात बद से बदतर होते जा रहे थे, जिस वजह से भारत सरकार ने वहां रह रहे हजारों भारतीय नागरिकों को वापस भारत बुला लिया था। लेकिन निमिषा ने भारत जाने से मना कर दिया था, क्योंकि उसने जो क्लिनिक खोला था उसमें उसने काफी पैसा इन्वेस्ट कर रखा था। इसलिए वह क्लिनिक छोड़कर भारत जाने का जोखिम नहीं उठा सकती थी। दोस्तों, यहीं से निमिषा की जिंदगी ने एक ऐसा मोड़ लिया जो धीरे धीरे उसे फांसी के करीब ले जाता है। दरअसल तलाल के मन में अब लालच आने लगा था। वह क्लिनिक से होने वाली कमाई में हेरा फेरी करने लगा था। यहां तक कि क्लिनिक के डॉक्यूमेंट्स में गड़बड़ी करके उसने खुद को क्लिनिक का 33% शेयर होल्डर बना लिया था। तलाल ये जानता था कि यमन में अब निमिषा पूरी तरह से उसी पर डिपेंड है। तलाल अब क्लिनिक से जुड़े सभी फैसले खुद लेने लगा था और सभी को यह बताने लगा था कि निमिषा उसकी पत्नी है। इसके लिए तलाल ने निमिषा के साथ उसकी शादी के फर्जी मैरिज सर्टिफिकेट भी बनवा लिए थे। यमन के कानून के मुताबिक निमिषा अब कानूनन तलाल की वाइफ बन चुकी थी। निमिषा को जब यह पता चलता है कि तलाल क्लिनिक में उसके साथ हेरा फेरी कर रहा है और उसने उसके साथ शादी के फर्जी मैरिज सर्टिफिकेट बनवा लिए हैं, तो वो तलाल पर भड़क जाती है, जिससे उन दोनों के बीच में काफी झगड़ा होता है। दोस्तों, निमिषा अब तलाल के जाल में बुरी तरह फंस चुकी थी। साल 2016 में हालात और बेकार हो जाते हैं। तलाल अब निमिषा के साथ बुरा बर्ताव करने लगा था और आए दिन उसके साथ मारपीट करने लगा था। एक दिन जब बात ज्यादा बिगड़ गई तो निमिषा सना के पुलिस स्टेशन में जाकर तलाल के खिलाफ शिकायत दर्ज कराती है, लेकिन वहां की पुलिस अशांति फैलाने के आरोप में दोनों को ही जेल में बंद कर देती है। इसके बाद तलाल ने कोर्ट में फर्जी मैरिज सर्टिफिकेट दिखाकर यह साबित कर दिया कि वे दोनों हस्बैंड वाइफ हैं, जिसके बाद कोर्ट ने दोनों को जेल से रिहा कर दिया। जेल से बाहर आते ही तलाल फिर से वही हरकतें करने लगा। वह आए दिन नशे की हालत में निमिषा के साथ मारपीट करता और जबरदस्ती फिजिकल रिलेशन बनाने की कोशिश करता। कभी कभी तो तलाल रात में अपने दोस्तों के साथ आ जाता और निमिषा से उन सभी के साथ फिजिकल रिलेशन बनाने के लिए जबरदस्ती करता, और जब वह मना करती तो बेरहमी से उसके साथ मारपीट करता। निमिषा कहीं यमन छोड़कर इंडिया ना चली जाए, इसीलिए तलाल ने उसका पासपोर्ट छीनकर अपने पास रख लिया था। निमिषा को अब यकीन हो गया था कि तलाल के चंगुल से छुटकारा पाने का सिर्फ एक ही रास्ता है कि वह सब कुछ छोड़कर अपने परिवार के पास वापस इंडिया चली जाए। लेकिन उसके लिए उसे अपने पासपोर्ट की जरूरत थी, जो तलाल के पास था, और तलाल उसे पासपोर्ट देने के लिए बिल्कुल भी राजी नहीं था। एक दिन निमिषा के दिमाग में एक ख्याल आता है। उसने सोचा कि अगर तलाल को
बेहोश कर दिया जाए तो उसे घर की तलाशी लेने का मौका मिल जाएगा और शायद उसे अपना पासपोर्ट वापस मिल जाए और इसके बाद वह अपनी बेटी और पति के पास वापस भारत लौट सकेगी। अपने इस प्लान को अंजाम देने के लिए एक दिन उसने नशे का एक इंजेक्शन तैयार किया और मौका मिलते ही उसने तलाल को वो इंजेक्शन दे दिया। लेकिन उस इंजेक्शन से तलाल पूरी तरह से बेहोश नहीं हुआ। घबराई हुई निमिषा ने तय किया कि तलाल को एक और इंजेक्शन देना होगा ताकि वह पूरी तरह बेहोश हो सके। इंजेक्शन तैयार करते समय उसका दिल तेजी से धड़क रहा था, लेकिन उसे पता था कि इस नरक से निकलने का सिर्फ यही एक रास्ता बचा है। इसके बाद चुपके से निमिषा तलाल को ओवरडोज का एक और इंजेक्शन लगा देती है, लेकिन कुछ ही मिनटों में सब कुछ बदल गया था। तलाल के शरीर में कुछ भी हलचल नहीं हो रही थी। निमिषा ने डरते हुए जब उसकी पल्स चेक की तो तलाल की मौत हो चुकी थी। शायद इंजेक्शन के ओवरडोज के चलते तलाल ने दम तोड़ दिया था। अब निमिषा बुरी तरह से डर गई थी क्योंकि उसने ऐसा कुछ भी होने की उम्मीद नहीं की थी। उसका इरादा तो सिर्फ तलाल से अपना पासपोर्ट निकलवाने का था, लेकिन अब ना चाहते हुए भी वह एक कातिल बन चुकी थी। मामला पुलिस तक पहुंचता है और निमिषा को गिरफ्तार कर लिया जाता है। साल 2017 में यमन की कोर्ट में निमिषा पर तलाल की हत्या का मुकदमा चलने लगता है, लेकिन निमिषा के पास ना तो ज्यादा पैसे थे और ना ही कोई अच्छा वकील, इसलिए वह अपना पक्ष मजबूती से नहीं रख पाती, जिस वजह से साल 2020 में वहां की लोअर कोर्ट निमिषा को तलाल की हत्या का दोषी ठहराती है और सजाए मौत का हुक्म सुना देती है। इसके बाद बिना किसी प्रॉपर लीगल सपोर्ट के निमिषा यमन की सुप्रीम कोर्ट में अपनी फांसी की सजा के खिलाफ अपील करती है, लेकिन 2023 में वहां की सुप्रीम कोर्ट भी निमिषा की इस अपील को रिजेक्ट कर देती है। दोस्तों, निमिषा ने अभी भी हिम्मत नहीं हारी थी। यमन की सुप्रीम कोर्ट से अपील रिजेक्ट होने के बाद वह अपनी मौत की सजा को माफ करने के लिए वहां के राष्ट्रपति के पास मर्सी पिटीशन लगाती है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली 30 दिसंबर 2024 को यमन प्रेसिडेंट रशद अल अलीमी ने निमिषा की मर्सी पिटीशन को रिजेक्ट कर 1 महीने के भीतर उसे फांसी देने का फैसला सुना दिया। हालांकि यमन में मौत की सजा पाने वाले इंसान को फांसी नहीं दी जाती, बल्कि उसको पेट के बल लिटाकर पीछे उसके सिर या कमर में गोली मारी जाती है। अब निमिषा के पास बस कुछ ही दिन बचे हैं, यानी 31 जनवरी 2025 तक उसको मौत की सजा दे दी जाएगी। हालांकि अभी निमिषा के पास अपनी सजा से बचने का एक मौका और है, और वो है ब्लड मनी। दरअसल यमन के कानून के मुताबिक पीड़ित परिवार अगर चाहे तो वह अपराधी से मुआवजे के तौर पर पैसे लेकर उसकी सजा को माफ या कम करवा सकता है। इसके लिए तलाल के परिवार वालों से बातचीत भी चल रही है। निमिषा की मां भारत सरकार की परमिशन लेकर अप्रैल 2024 से यमन में ही है और हर वो रास्ता खोजने की कोशिश कर रही है जिससे उनकी बेटी की जान बच सके। हालांकि भारत का विदेश मंत्रालय और भारत सरकार निमिषा प्रिया को बचाने के लिए तमाम प्रयास कर रहा है। उनका दावा है कि हम निमिषा को बचाने के लिए हर संभव कोशिश करेंगे। इस बात में सक्सेस मिल पाती है या नहीं, यह तो वक्त ही बताएगा, क्योंकि टाइम बहुत कम बचा हुआ है। आप लोगों की इस बारे में क्या राय है, कमेंट में जरूर बताइए। हम सब तो भगवान से यही प्रार्थना करते हैं कि निमिषा की सजा माफ हो जाए और वह सकुशल इंडिया आकर अपने परिवार, पति और बेटी के साथ फिर से एक नई जिंदगी की शुरुआत कर सके। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर से एक और नई कहानी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। नमस्कार, जय हिंद।